तो आगे कारवा बढ़ता रहा, बीएससी में टॉपर बना, उसके बाद एमबीए किया। एमबीए मेरे ख्याल से आई वाज द सेकंड पर्सन इन उन्नाव टू डू द एमबीए इन ईयर 1997। ये बहुत बड़ी बात है कि सेकंड पर्सन सिर्फ, उसका वजह जान सकते हैं हम लोग? हाँ, क्योंकि एमबीए के प्रति जो रुझान था लोगों का, वो रुझान कहूँ कि जानकारी उस समय बहुत कम थी। 95-6 के दौर में ग्रेजुएशन के दौरान एक स्टूडेंट मन बनाता था कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। मैनेजमेंट की तरफ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लोगों की जानकारी भी कम थी, मुझे भी कम थी। मेरे एक फ्रेंड जो कि आज भी मेरी बात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में थे, सुबह विनायक मिश्रा, उन्होंने एमबीए के बारे में मुझे बताया था। बनी टॉक्स में आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर। और डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर यानी मनीष भैया जो हैं वो एक काउंसलर हैं, वो एक टीचर हैं, वो एक सोसाइटी वर्कर है और वो एक कम्युनिटी वर्कर है। उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत सारे कार्य किए और उनकी आप सोच रहे हैं मैं तारीफ़ें इतनी क्यों कर रहा हूँ, इस इंटरव्यू इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उनके वर्क ना सिर्फ यहाँ के लोग बोलते हैं, यहाँ के फील्ड पे जाने के बाद उनका कार्य दिखता है। कुछ अमल उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी अमल कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं जो आज भी वर्किंग प्रोग्रेस में हैं और उसके ज़रिए बहुत से लोगों का बहुत भला हो रहा है। सो आप एंजॉय करिए आज का पॉडकास्ट बनी टॉक्स में। स्टे ट्यून, हेलो नाउ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो नाउ 89.6 एफएम में आप है आरजे राहुल के साथ, और बनी टॉक्स में आज हमारे साथ जो व्यक्ति आए हैं उनकी शख्सियत के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा उन्नाव जानता है। मैं उनके बारे में 2 शब्द कह के उनको बयान नहीं कर सकता। कई लोगों के लिए होता है कि उनका परिवार प्राथमिक होता है। सभी लोग कहते हैं कि मुझे अपने परिवार से ज़्यादा लगाव है, मुझे कोई बाहर वाला काम कहेगा मैं नहीं करूँगा। पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि अपने परिवार से ज़्यादा अपने समाज को प्राथमिकता देते हैं। उनमें से एक है मनीष सेंगर जी। जी हाँ, मनीष सेंगर जी को ना सिर्फ इंडियन आइकॉनिक पर्सनैलिटी अवार्ड जो कि 50 लोगों में से हुआ था उसमें चुना गया है, बल्कि यूपी आइडल अवार्ड में भी उन्हें नामित किया गया था। उन्हें वहाँ भी अवार्ड दिया गया जो कि कानपुर में हुआ था। उसके अलावा उन्हें राइटर अमरेश मिश्रा जो कि मूवी के राइटर हैं और मूवी का नाम है बुलेट राजा, तो उन्होंने भी इन्हें सोसाइटी वर्कर, एक कम्युनिटी वर्कर के तौर पे एक अवार्ड से नवाजित किया गया है। इन्हें सिर्फ उन्नाव के लोग ही नहीं, बहुत दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं, और उसकी वजह इनका सोसाइटी, इनका कल्चरल फेस्ट, उनके सोसाइटी वर्कर्स और साथ में इनके द्वारा किए गए बहुत से महान कार्य। तो अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, जानते हैं थोड़ा सा इनके किए गए कार्यों के बारे में, और जानते हैं कि कैसे और किस तरीके से ये नए टैलेंट को आगे आने का बढ़ावा देते हैं। आप लोगों ने कॉमेडियन लक्ष्य निगम का नाम सुना होगा, सिंगर विशाल मिश्रा का भी नाम सुना होगा। आप लोग को ये नहीं मालूम होगा, आप लोग को ये नहीं पता होगा कि उनको स्टेज देने वाले, उनको बूस्ट अप देने वाले, उनका नाम बनवाने के एक छोटा सा जो उन्होंने स्टार्ट किया, उसको शुरुआत दी मनीष भैया ने, मनीष सर ने। तो डॉक्टर मनीष सर से हम लोग बात करते हैं। और आपका इंट्रो बहुत छोटा सा मैंने दिया, मुझे लग रहा है बहुत ही कम शब्दों में है। आप कुछ अपने बारे में पहले बताना चाहेंगे जो कि लोगों को ना पता हो, जिससे लोग आपको पहचान पाए? बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो नाउ सुनो चैनल में आरजे राहुल के साथ मैं आज हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है। बहुत सारा जनर्स शिक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और समाज सेवा के लिए जाना जाता हूँ। और बचपन से ही एक ललक रही है पिताजी को शेरो शायरी करते देखकर, पिताजी को पढ़ाते देखकर, एक शिक्षक के रूप में, एक अच्छे राजनेता के रूप में कांग्रेस के दौर में उनका हमारा बचपन बीता। माताजी की आध्यात्मिक जो अभिरुचि थी पूजा पाठ के प्रति, और ख़ासकर हमारे मोहल्ले और आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में उनकी एक अलग इमेज थी कि उनके पास अगर कोई जाएगा हमारी माताजी के पास में तो मदद लेकर ज़रूर आएगा। तो ये दोनों एक विरासत के रूप में मुझे मिला है माताजी और पिताजी से। सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र, उसको बढ़ाने का काम किया है। बचपन से ही आदत थी, चूँकि घर से जो कुछ मिला। सांस्कृतिक क्षेत्र में पिताजी जो कि बहुत अच्छे गायक भी थे, बहुत अच्छे राइटर, गज़ल और गीतों का बहुत बड़ा संग्रह है उनका, गागर शतक लिखा उन्होंने। तो एक अभिरुचि साहित्य की तरफ भी बढ़ी। पिताजी बहुत अच्छी ढोलक भी बजाते थे, तबला बजाते थे, तो वो टैलेंट भी कहीं ना कहीं से पिताजी के थ्रू हमारे अंदर आना शुरू हुआ। कला के क्षेत्र में, शिक्षा में भी बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए मैंने।
शुरुआती शिक्षा के बाद में जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के दौरान 2 बड़े एग्ज़ाम क्रैक किए मैंने। NDA 11th पास होने के बाद मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद PMT में दुर्भाग्यवश हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे बड़ा एग्ज़ाम PMT स्टेट लेवल का था और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। दैट वाज ऑल इंडिया लेवल। तो उसमें सेकंड रैंकिंग BDS की आती थी मेरा हुआ, लेकिन घर की इजाज़त नहीं थी कि हम दंत चिकित्सक बने। तो आगे कारवा बढ़ता रहा, BSc में टॉपर बना, उसके बाद MBA किया। MBA मेरे ख्याल से आई वॉज द सेकेंड पर्सन इन उन्नाव टू डू द MBA इन ईयर 1997। ये बहुत बड़ी बात है कि सेकंड पर्सन सिर्फ, उसका वजह जान सकते हैं हम लोग? हाँ, चूँकि MBA के प्रति जो रुझान था लोगों का, वो रुझान कहूँ कि जानकारी उस समय बहुत कम थी। 95-6 के दौर में ग्रेजुएशन के दौरान एक स्टूडेंट मन बनाता था कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। मैनेजमेंट की तरफ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लोगों की जानकारी भी कम थी, मुझे भी कम थी। मेरे एक फ्रेंड जो कि आज भी मेरी बात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में थे, सुबह विनायक मिश्रा, उन्होंने MBA के बारे में मुझे बताया था। अच्छा। तो विनायक भाई उन्नाव से चले गए और उसके बाद मैंने MBA करना शुरू किया न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से। लकली उसका सेंटर कानपुर आ गया और मुझे कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ा और यहीं से कैलिफोर्निया की उस बड़ी यूनिवर्सिटी से मेरा MBA 97 में कंप्लीट हुआ। आपकी इच्छा थी कैलिफोर्निया जाने की? बिल्कुल थी इच्छा, लेकिन चूँकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता और घर से मैं बहुत कम निकला था। घर का इकलौता होने की वजह से मम्मी पापा का प्रेम, और कानपुर बामुश्किल तब तक मैं 2-3 बार गया हूँगा और लखनऊ शायद 1-2 बार गया हूँगा। तो उन्नाव में ही साइकिल से अपना एक छोटे साइज़ का लड़का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में है, शिक्षा में भी अच्छा कर रहा है, कलात्मक गतिविधियाँ भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है, गाना भी गाता है, तो जाने नहीं दिया गया। कलात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि कैसे आई? रुचि मैंने बताया ना, पिताजी घर में गीत गज़ल गाया करते थे, लिखा करते थे, ढोलक बजा के भी, हारमोनियम बजा के भी, थोड़ा वहाँ से हुआ। और गिफ्ट में मुझे पापा जी के एक मित्र ने, संतोष वर्मा जी ने, मुझे कॉन्गो दिया था। मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। कॉन्गो पर हाथ डालने लगा। मोहल्ले में हमारे विनय दादा हुआ करते थे, विनय त्रिवेदी दादा और विनीत भैया, उनसे मैं कॉन्गो पर हाथ डालना सीखता था और वो 1 बीट मुझे बताते, मैं 3 बीट तैयार कर लेता था, तो बड़े खुश होते थे मुझसे। तो इसी तरीके कारवां बढ़ता गया, फिर कॉन्गो, बांगो, नाल, तबला, मृदंग, जैज ड्रम और न जाने कितने रिदम के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाने सीखे और प्रोफेशनली बजाता हूँ। अभी किहॉन का दौर आ गया, किसॉन बोलते हैं जिसको हम लोग, क्लैप बोर्ड बोलते हैं, तो उसको उन्नाव में अकेला में बजाता हूँ। तो ये शौक़ रहा है बजाने का और बोलने का शौक़ रहा है शुरुआत से ही। स्कूल की डिबेट्स में, स्कूल में प्रेयर के दौरान समूह गान में संगत करना अपने म्यूज़िक टीचर के साथ में, निगम सर हमारे म्यूज़िक टीचर थे। तो वहाँ से कलात्मक अभिरुचि बढ़ती गई, घर से, फिर समाज में जिन लोगों का सपोर्ट रहा उनके थ्रू फिर आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर आपने बाकी लोगों को भी चांस दिया? हाँ बिल्कुल, जब अपने अंदर कुछ गुण उपार्जित हुए तो मुझे लगता था कि कोई भी कला अगर हमारे अंदर है, उसको जितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितना बांटा जाएगा, वो उतनी बढ़ती है। ये उन्नाव के लोगों का मानना है कि बाकी लोगों के लिए होंगे जो भी, बट हमारे लिए जो बड़ी स्टेज देने के लिए हैं वो आप हैं, सबको मौका आपने दिया है। ग्रेजुएशन के दौरान ही DSN कॉलेज में 1993 में पहुंचा और DSN कॉलेज से ही इवेंट मैनेजमेंट की एक ललक थी, अपने क्लासमेट्स का, गर्ल्स एंड बॉयज़ का एक ग्रुप बना के। वहाँ पर चूँकि हमारे कॉलेज की स्थापना पंडित विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी के नाम पर और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर हुई थी, तो पंडित जी की जयंती और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को हम लोग बहुत बड़ा एक उत्सव करते थे, हम सारे स्टूडेंट्स मिल के DSN कॉलेज में। वहाँ से इवेंट मैनेजमेंट का और ख़ुद परफॉर्म करने का, एंकरिंग करने का जज्बा वहाँ से और बुलंद होता गया। और उसकी शुरुआत शायद आप लोगों ने की थी? बिल्कुल, 1993 से। कैसे सोचा कि ये करना है कॉलेज में? हमारे जो बैचमेट्स थे उनमें बेसिकली शशिकांत श्रीवास्तव, रंजन, गौरव चौहान और सूर्य प्रकाश शुक्ला राजा, शिखा शुक्ला, 2 शिखा शुक्ला थी हमारे यहाँ, एक छोटी शिखा शुक्ला, एक बड़ी शिखा शुक्ला, ये 5-7 लोगों का हमारा एक ग्रुप बना। हमारे अयाज भाई थे, तो बचपन के साथी हैं हम लोग। तो DSN कॉलेज से हम लोग ये कारवां शुरू किए और उसके बाद फिर नाज परवीन अपी थी, वो लखनऊ दूरदर्शन की बहुत अच्छी स्थापित कलाकार थी, तो उनकी एक संस्था रजिस्टर्ड थी दूरदर्शन में, उसका नाम था कला मंदिर। तो अयाज भाई और मुझे उनकी संस्था में, अयाज भाई को उपाध्यक्ष और मुझे महासचिव बनने का मौका मिला। उन्नाव के ऑडिटोरियम में हम लोग DSN कॉलेज के ऑडिटोरियम से निकल के अब उन्नाव के सार्वजनिक ऑडिटोरियम तक पहुंच चुके थे और वहाँ बैक टू बैक एवरी ईयर हम लोगों ने ट्वाइस और थ्राइस बड़े बड़े शोज़ कराने शुरू किए, जिसमें बहुत बड़ा श्रेय नाज अपी को जाता है और सुजा भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहता था, सुजा और रहमान सफ़ी साहब को, जो जिला पंचायत सदस्य हैं इस वक्त।
तत्कालीन डीएम साहब मुझे याद आता है, अरुण नारा साहब जो आजकल वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं, उनसे आज भी मैसेंजर पर संवाद हुआ करता था, उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता था। और लड़कियों के बीच भी आप थोड़ा चर्चित रहते थे, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। कॉलेज में चूंकि छात्र संघ का माहौल हुआ करता था और छात्र संघ में जितने भी अध्यक्ष और महामंत्री और अन्य पदों के प्रत्याशी होते थे, उन सभी के बैनर में मनीष सिंह सेंगर का नाम होता था। तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि मनीष एक्चुअली हैं किसके सपोर्ट में, सभी लोग इनका नाम डाले हुए हैं, ये किसको वोट दिलाएंगे। गर्ल्स का वोट हमारे पास रहता था, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन में भी ग्राफ हमारा अच्छा था, टॉपर्स में गिनती होती थी, और तो गर्ल्स का ग्रुप हमारे साथ ज़्यादा था, बॉयज़ कम थे, गर्ल्स ज़्यादा थी। तो जो हमारे जूनियर्स हमें वो टाइटल देते थे जब फ्रेशर्स पार्टी होती थी या फेयरवेल होती थी सीनियर्स की, तो मुझे किशन कन्हैया का टाइटल मिल जाया करता था। तो एक बड़ा हसासत तो था कि ये लड़कियों के बीच में ज़्यादा और वो, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा भी मेरी लड़कियों के साथ रही है। और जब मैं टॉपर हुआ तो मेरे साथ ही मेरी कलीग अनामिका यादव, शी वॉज हाईएस्ट स्कोरर इन गर्ल्स एंड आई वॉज द हाईएस्ट स्कोरर इन बॉयज़, एंड ओवरऑल हाईएस्ट स्कोरर वॉज देयर मनीष सिंह सेंगर। कॉलेज पॉलिटिक्स में आपका कैसे इंटरेस्ट जागा? कॉलेज की पॉलिटिक्स में मेरा रोल एक सपोर्टर के तौर पर रहता था। एक अच्छा प्रत्याशी हो जो छात्र छात्राओं के हित में काम करे, उसके सपोर्ट में रहता था। हालांकि सारे लोग अपने बैनर में हमारा नाम डलवा लेते थे, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड हमें करना होता था, और हम अपने पूरे ग्रुप में एक दिन पहले इस बात को सर्कुलेट करते थे कि ये कैंडिडेट छात्रों के हित में काम करेगा, कॉलेज के हित में काम करेगा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि छात्र राजनीति में सभी लोगों ने देखा है कि टीचर्स के साथ में बदतमीजियाँ बहुत हो जाया करती थी। तो ऐसे किसी प्रत्याशी को हम लोग छांटते थे कि उसका सपोर्ट हम लोग करें, ताकि हमारे टीचर्स की भी इज्जत रहे, इज्जत अफजाई हो उनकी, और टीचर्स का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, और स्टूडेंट्स के हित में सब कुछ हो। अननेसेसरी फीस ना बढ़े, अननेसेसरी उन चीज़ों का पैसा स्टूडेंट्स को ना देना पड़े जो सुविधाएं कॉलेज में नहीं है, अमूमन होता है ऐसा। तो उससे आगे बढ़ते गए। BSN कॉलेज के बाद में फिर छात्र राजनीति से ऊपर उठकर, चूँकि पापा कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे, वो केंद्रीय मंत्री ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब के PRO रहे उन्नाव में, जेल विजिटर रहे, और इंटक सेवा दल के अध्यक्ष रहे। तो तमाम जेनर्स में कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, और जो उनकी रचना धर्मिता थी, उनकी शेर व शायरी, उनकी कविताएं, उनके गीत, उनकी गज़ल, उनके भजन, तो उस ये जो मुझे मिला उसको मैंने भी आगे बढ़ाने का काम किया। पापा टीचर थे, मेरा भी मन था, पहले मन था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर न जाने क्यों रुझान आया कि मैं टीचर बनने के साथ में कैरियर गाइडेंस करूं, उसमें भी समाज सेवा का भाव जुड़ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जब 9th में था, 9th से लेके MBA फाइनल सेमेस्टर तक मैं जिस ईयर या जिस सेमेस्टर में हूँ, उसी सेमेस्टर और उसी ईयर के स्टूडेंट्स को स्वयं पढ़ाता था बिना किसी फीस की। तो समाज सेवा का भाव मेरा 89 में 9 था, वहाँ से मैंने शुरू किया था, सबसे पहले फ्री ट्यूशन्स पढ़ा के, और MBA तक वो जारी रहा। उसके बाद चूँकि जॉब्स मैंने शुरू किए, स्टर्लिंग हाइट, फिर शिवगढ़ रिसॉर्ट्स। शिवगढ़ रिसॉर्ट्स में पहुंचा तो चूँकि इवेंट मैनेजमेंट मज़ा आता था, नाज परवीन जी के साथ में मैं, अयाज भाई, वेंकट मिश्रा भाई, नूरुल हक भाई, ये पूरी टीम थी, नीरज पांडे भाई, तमाम लोग ऐसे थे। हम सब लोग मिल के ऑडिटोरियम में बहुत बड़े बड़े शोज़ कराने लगे। शोज़ कराने के बाद जब शिवगढ़ रिजॉर्ट में मैं मार्केटिंग मैनेजर था, तो मेरी कंपनी ने एक शो स्पॉन्सर किया। तब तक हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली मंच था वो, कानपुर में गैरिसन ग्राउंड में आशा भोसले जी का शो हुआ। मेरी कंपनी स्पॉन्सर थी, और मैं एज ए वॉलंटियर, मुझे मंच पर भी 2-3 बार जाने का मौका मिला। आशा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बाबुल सुप्रियो जी साथ में आए हुए थे, 1-2 गाने उन्होंने भी परफॉर्म किए थे, उनसे मुलाकात हुई। आपकी कुछ बात ऐसी जो आप बताना चाहें आशा मैम के साथ? आशा मैम के साथ उस समय दौर मोबाइल्स का था, लेकिन मोबाइल कैमरों का प्रचलन नहीं था, तो वो स्नैप्स तो नहीं है। आशा जी के पास उनका आशीर्वाद लेने गया, और जो कैमरामैन थे उनसे मैंने कहा कि एक फ़ोटो आप खींच लीजिएगा। आशा जी के मैंने पैर छुए, सर पर हाथ रखे, उन्होंने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया कि बेटा खूब खूब तरक्की करो और खूब नाम रोशन करो, इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो वो बड़ा मार्मिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए। उसके बाद कारवां और थोड़ा सा आगे बढ़ा, मनोज तिवारी जी उन्नाव आए। तो हालांकि उस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग टीम में था मैं, वो ऑर्गेनाइज़र नहीं था, वो जिला प्रशासन ने मैनेज किया था। कैफेटेरिया पक्षी बिहार कानपुर में, नवाबगंज में वो कार्यक्रम हुआ था। मनोज तिवारी जी, उनके साथ तृप्ति शाक्य जी आई थी। तृप्ति शाक्य जी का वो भजन कभी राम बन के कभी श्याम बन के बड़ा सुपरहिट जा रहा था। मनोज तिवारी जी उस समय थोड़ा सा नोन होना शुरू हुए थे। जब शो उनका ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके याद है, उनकी कॉलेज
ग्रे कलर की कार थी। उसके बगल में खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था आप सब लोग हमारे भाई हैं और मेरी अगले सप्ताह फिल्म आने वाली है ससुरा बड़ा पैसे वाला, तो उसके पोस्टर्स में लाया हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पोस्टर्स इधर पूरे अपने शहर में लगवा के प्रमोट करिएगा। तो बड़ा अच्छा दौर था। और वही फिर जब विशाल मिश्रा के साथ में, मनोज तिवारी जी के साथ में कई शोज़ करने का मौका मिला हम लोगों को, और आगे कारवां बढ़ता गया। और मैं थोड़ा सा आपके यहाँ इंटरप्ट करूंगा। एक साहित्य भारती आपने शुरू किया यहाँ पे, जी, साहित्य जो कि भारती आपके द्वारा शुरू किया गया है। मेरे द्वारा नहीं शुरू किया गया, हमारे उन्नाव के बहुत ही अनमोल रत्न साहित्यिक क्षेत्र के थे, अब नहीं है हमारे बीच में। हम सबके अग्रज मेरे साहित्यिक गुरु भी हैं वो श्री अतुल मिश्रा जी, पेशे से वो अधिवक्ता थे, लेकिन उन्नाव जनपद की सबसे लोकप्रिय साहित्यिक संस्था साहित्य भारती के संस्थापक थे वो। और उन्होंने पूरा भरोसा मेरे ऊपर रखते हुए उस बड़ी संस्था का महासचिव मुझे आज के लगभग 12 वर्ष पहले बनाया था, और उसको मैं बखूबी निर्वाह करता चला आ रहा हूँ। 12 साल हो चुके हैं जी। और उसमें बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं। जनपद का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन साहित्य भारती कराती है, और रैंडमली किसी के जहन में किसी भी बड़े शायर का या कवि का नाम आएगा तो साहित्य भारती कम से कम 4 बार उनको बुला चुका है। उन बड़े नामों में, सर्वश्रेष्ठ नामों में डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, कुमार भैया का नाम आता है, और राहत इंदौरी साहब का नाम आता है, अंजुम रहबर साहिबा का नाम आता है, सुरेंद्र शर्मा जी का नाम आता है, हरिओम पवार साहब का नाम आता है, न जाने कितने बड़े बड़े नाम हैं। शैल चतुर्वेदी जी हमारे मंच पर रहे, केपी सक्सेना जी हमारे मंच पर रहे। और इस वर्ष जब अतुल भैया पिछले वर्ष उनका देहावसान हुआ, तो हम लोगों की प्लानिंग थी कि अभी सुरेश लोढ़ा जी हमारे मंच पर नहीं आए हैं, उनको बुलाने का पूरा मन था। विष्णु सक्सेना जी हमारे मंच पर, शबीना अदीब जी न जाने कितने बार अपना प्यार और आशीर्वाद देने हम लोगों के बीच में रहीं, डॉक्टर कीर्ति काले जी रहीं, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, IAS डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, सुनील जोगी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, और उन्नाव के बहुत अच्छे हस्ताक्षरों में से हमारा बहुत प्यारा था छोटा भाई लक्ष्य निगम है, वो पुत्रवत छोटा भाई है हमारा, और साथ ही साथ वो हास्य के क्षेत्र में है। और एक और हस्ताक्षर स्वयं श्रीवास्तव, जिसने एक गीतकार के रूप में अपने उन्नाव को उसने रिप्रेजेंट किया है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने उसको अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसका सम्मान किया और उसको देश विदेश ले जाकर उन्नाव की ख्याति में इजाफा कर रहे हो। लक्ष्य निगम का ऐसा भी कहना है, लक्ष्य निगम भाई का, कि उन्हें बनाने वाले आप हैं। हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, वास्तव में लक्ष्य के अंदर वो क्षमता थी, क्योंकि राजू निगम भैया जैसे व्यक्तित्व का भांजा होना, राजू निगम भैया को मैं भैया ही बोलता हूँ। वो फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी जगत के एक स्थापित लेखक है, लेखक के रूप में है, फिर वो हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित हुए। उनका भांजा होने के नाते कुछ गुण उनके अंदर से थे, उसके अंदर क्षमताएं थीं, लेकिन उन क्षमताओं को हमारे आवाम के सामने लाने का काम मैंने किया। ये श्रेय तो मुझे जाता है, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी क्षमताएं थीं और उन क्षमताओं को उसने आगे बढ़ाने का काम किया। जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल में जब उसने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में, बड़े बड़े लाफ्टर्स के साथ में, गोविंदा जी के साथ में, जॉनी लीवर जी के साथ में, और इसी स्तर के बड़े बड़े हास्य कलाकारों के साथ में उसने परफॉर्म करके अपने मामा जी का, अपने पूरे उन्नाव जनपद का और मेरा भी सीना चौड़ा कर दिया था, अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया था। इसमें एक छोटा सा नाम लूँगा, और मतलब एक छोटा जिक्र करूँगा बड़े नाम की, विशाल मिश्रा। विशाल भी बिल्कुल बहुत प्यारा छोटा भाई है, एक प्यारा सा बच्चा। 2003 जिला प्रशासन ने मुझे, उन्नाव महोत्सव जिला प्रशासन के द्वारा वही एक हुआ और मुझे सांस्कृतिक संयोजक बनाया गया, और उसमें अनूप जलोटा जी, तीजन बाई जी पंडवानी की जनक, और मुझे याद है अर्चना प्रजापति जी भोजपुरी नाइट के लिए आई थी, और साबरी ब्रदर्स जी के शागिर्द उसमें आए थे कव्वाली की टीम के साथ में। और लास्ट डे जो था सेलिब्रिटी नाइट का, उसमें सपना अवस्थी जी उस समय की बहुत चर्चित गायिका थी, और उनका शो शुरू होने वाला है, और मैं होस्टिंग के लिए बिल्कुल पब्लिक को थोड़ा सा और वार्म अप कर रहा था। उसी दौरान 3 बहुत प्यारे से टैलेंट्स हमारे उन्नाव जनपद के, उनमें से एक हमारा विशाल, एक मेरी छोटी बहन स्वाति, और एक बिल्कुल बेटी जैसी मेरी नम्रता। इन 3 लोगों ने आकर मुझसे कहा कि भैया इतना बड़ा मंच पहली बार बना है और मुझे एक गाना गाने का अवसर मिलेगा। तो मैंने सपना अवस्थी जी से पूछा, तो बड़ी खुशी के साथ में उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैडम प्लीज़, ये बहुत होनहार टैलेंट्स हैं हमारे उन्नाव जनपद के। तो विशाल मिश्रा आप देख ही रहे हैं, उसने पहली बार परफॉर्म किया और बड़ा टिपिकल गुलाम अली साहब की गज़ल गाई थी। मुझे याद आ रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, मुझे लग रहा है कि शायद यही गाया था विशाल ने। और आपने देखा विशाल ने उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म फेयर अवार्ड बिल्कुल लाकर पूरे उन्नाव को, अपने परिवार को, अपने गुरुजनों को और हम सभी को गौरवान्वित कर दिया था। और जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला है विशाल को, वो 1 वीक
मेरे ख्याल से विशाल के जीवन का सबसे अचीवमेंट वाला वीक रहा होगा। जिस दिन फिल्म फेयर अवार्ड मिला, विद इन वीक उसको स्क्रीन अवार्ड भी मिला, टेलीविज़न जगत का कितना बड़ा अवार्ड है, और उसी वीक में रेडियो मिर्ची अवार्ड भी मिला। 3 अवार्ड्स विद इन वीक विशाल मिश्रा को मिले थे। और उन अवार्ड्स की सूचना जब हम लोगों को मिली, सारे पेपर्स में, चैनल्स में पूरी तरीके से छाया रहे। और मैं विशाल को तो ये कहूँगा कि हमेशा याद रखा है विशाल ने मुझे। मैं यूनिवर्सिटी ड्यूटी छोड़कर, जब इंडियन आइडल का शूट हुआ तो मैं गया, यूनिवर्सिटी ड्यूटी छोड़कर शूट उसका हुआ। उसके बाद कई बार जब भारत की शान में विशाल का चल रहा था, तो मुझे गर्व होता है कि उस मेरे भाई ने मेरा सिलेक्शन किया फ़ोनो कराने के लिए। मनोज तिवारी जी जैसे सुपरस्टार भोजपुरी के होस्ट कर रहे हैं और मेरा फ़ोनो चल रहा है लाइव शो के दौरान। उसके बाद मनोज तिवारी भैया के साथ विशाल के ही कहने पर विशाल ही हम लोगों को लेके देवास मेले में 2 बार परफॉर्म कराने का भी अवसर मिला। जतिन ललित जी से मुलाकात कराई। प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश में विशाल जब शुरुआती दौर में 2003 में विशाल ने परफॉर्म किया पहली बार उन्नाव के किसी मंच पर। 4 में एक कार्यक्रम हमने अपनी इवेंट कंपनी इंडियन इवेंट सॉल्यूशंस के थ्रू शुरू किया। क्या बोलते हैं, हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हम लोगों ने, एक इवेंट डिज़ाइन की, और उस इवेंट को संगीत महासंग्राम नाम दिया हम लोगों ने। संगीत महासंग्राम में विशाल मिश्रा पहले सीज़न के विनर हुए, और यहाँ से कारवां विशाल का और बढ़ता गया। विशाल घर में भी बिल्कुल धुनी रमाए हुए अपने गिटार के साथ में रियाज़ करना देखा करता था कि मैं बिल्कुल इधर घूम घूम के, छत पे भी घूम घूम के रियाज़ करना, रूम में भी तबला बजा के रियाज़ करना। आप विशाल भैया को बहुत, या विशाल सर को बहुत पहले जानते हैं, उनके बारे में कुछ मस्ती भरी बातें जो वो करा करते थे? मस्ती भरी बातें ये कि शाम को विशाल का मन होता था कि कहीं घूमने चले। फ़ोन आता है, मैं क्लास ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट में अपना, विशाल का फ़ोन आ गया, मनीष भैया कानपुर चलना है, आइसक्रीम खाने चलना है। तो हमने कहा क्लास ले लेते हैं। हाँ, आइसक्रीम खाने कानपुर चल रहे हैं या पानी बताशे खाने हैं। तो कार लेके विशाल आ गए, और कार ड्राइविंग का बड़ा शौक था, मतलब तेज़ी से कार चलाना, मस्ती के साथ में गाना गुनगुनाते हुए कार चल रही है, हम दोनों लोग बैठे कानपुर पहुँचे, आइसक्रीम खाई, इधर उधर घूमे। तो ये अक्सर होता था। जैसे हमने कहा कि अरे क्लास 20 मिनट बाद खत्म, अरे कल भैया आज थोड़ी जल्दी खत्म कर दीजिए, कल देर तक पढ़ा दीजिएगा। तो बड़ा मज़ा आता था। और हम लोग आपस में चुटकुलेबाजी भी खूब करते थे। कोई अगर नया बंदा कोई आ गया, उसके ऊपर कुछ कटाक्ष करना है, तो ये सब चला करता था। यहाँ से लेके घर तक अंकल जी के साथ, आंटी के साथ, छोटा भाई मनु और बड़ी सिस्टर जो कि लंदन में है, सब पूरा पारिवारिक माहौल बनता था। और जब एक और विशाल का ये होता था, दीपावली होली के दौरान एक चलता है ना कि चलो कट खेला जाए, तो बड़ा मन कर जाता था भैया आधे घंटे कट खेला जाए, मतलब परेवा मनाई जाए आज। तो ये कुछ ऐसे पहलू थे कि मज़ा आती थी। फिर विशाल के मुंबई के फ्लैट में भी जाके वहाँ भी बड़ा मस्ती के साथ में, लक्ष्मी भी हमारे साथ है, एक अजीत भैया हमारे, अभी तो खैर हम दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम सब लोग साथ जाके विशाल के घर पे रहे, राजीव निगम भैया के घर पर। तो यहाँ से लेके मुंबई तक का सफ़र बहुत अच्छे ढंग से राजीव निगम जी और विशाल ने हम लोगों को कराया है, और आज वो दिनों दिन तरक्की पर है। आज भी मेरी बात हुई थी दिन में, आज लखनऊ में है, और कंटिन्यू आपकी बात होती है? बिल्कुल होती है, शायद ही 2-4 दिन कभी गैप हो जाए, अदरवाइज लगभग रोज होती है बात। आपसे अभी भी टिप्स लेते हैं भैया, थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, अभी क्या करना चाहिए? टिप्स क्या, शुरुआती स्टेज देने का काम किया, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मैं बताता तो विशाल ये शो है, वहाँ पर चलना है अपन लोगों को, तुम्हारा सम्मान होना है, वहाँ पर ये होना है। बहुत, मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर DSN डिग्री कॉलेज में, उस दौरान सबसे पहले जब विशाल इंडियन आइडल में आए, अनु कपूर जी ने पहली बार बहुत ख़राब टिप्पणी कर दी थी, और वही अनु कपूर जब दूसरी बार विशाल गया तो गले लगा के उन्होंने मुंबई बुलाया था। तो उस दौरान मैंने कई कॉलेजेस में कहा कि विशाल इंडियन आइडल में आया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ने, मैनेजर्स ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ऐसे अपने उन्नाव के लाडले का सम्मान जरूर होना चाहिए। तो उन सम्मानों के साथ में आगे, और हम लोग चाहेंगे कि विशाल जैसे छोटे भाई उन्नाव से और निकले और छोटी बहनें निकलें। तो मैं बता रहा था जब 3 उसमें से एक विशाल कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ। दूसरी हमारी छोटी बहन स्वाति थी, जिसको उन्नाव के कॉम्पिटिशन्स में कहा जाता था कि उसको उन्नाव की लता बोलते थे हम लोग, उन्नाव की लता का अवार्ड भी उसको मिला। और आज वो इंडिया का इकलौता विमेन बैंड है, विमेन्या बैंड देहरादून से संचालित करती है। तीसरी जो सबसे छोटी बिटिया थी नम्रता सिंह, वो प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश में विशाल के साथ में ही थी, रनर रही वो, एक बार विनर रही, एक बार रनर रही। और उसके बाद सारेगामापा में आई वो कई एपिसोड्स में। और नम्रता का रोड एक्सीडेंट में
उसकी डेथ हो गई थी, उसके परिवार के केवल 2 सदस्य बचे थे। तो उसकी स्मृतियाँ भी हम लोगों के मन में हैं कि इस तरीके से जैसे ये 3 शख्सियतें लक्ष्य निकले हैं हमारे यहाँ से। कविता के क्षेत्र में स्वयं श्रीवास्तव हमारा भाई निकला है, अनुभव ज्ञानी निकला है, राहुल निकल रहा है। तो इन सभी की तरह इनसे प्रेरित होकर और भी बच्चे निकलने चाहिए। उसके लिए मैं राहुल भाई मैं हमेशा मंचों से बोलता रहता हूँ कि बच्चे हमसे कांटेक्ट करें। उनके पास संसाधन की कमी है। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को आपसे कांटेक्ट करना है? हमारा DSM कॉलेज रोड पर ऑफिस है। ओके। और वहाँ पर एक प्रैक्टिस रूम भी मैंने बना रखा है कि जिन बच्चों के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है वो आके फ्री हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। साउंड सिस्टम लगा हुआ है। और जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनको मैं बुलाया करता हूँ, वो फ्री टिप्स देने के लिए यहाँ पर आते हैं। लखनऊ से, कानपुर से, मुंबई से जब भी आते हैं तो हम आग्रह कर लेते हैं, वो आके हमारे बच्चों को गाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप देख रहे हो और आपको आना है तो मनीष भैया से जल्दी कांटेक्ट करें, क्योंकि मनीष भैया आपको खुशी मिलती होगी, अच्छा लगता होगा जब ऐसे आर्टिस्ट आपने जिनको स्टेज दिया आज वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्राउड फीलिंग अपने आप में होती है बहुत। बिल्कुल होती है। और जब कहीं भी ये सभी टैलेंट्स बाहर जाके नाम लेते हैं मेरा बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, तो सीना और चौड़ा हो जाता है। और एक ये कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को फ्री कैरियर गाइडेंस देना, कला के क्षेत्र में बच्चों को प्लेटफॉर्म्स देना, स्टेज देना, और उन्हें बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज से गाइडेंस दिलवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप दिलाना, ये मेरा एक जुनून रहा है मेरा। आपका जैसे कि करियर काउंसलिंग भी बहुत बच्चों ने बहुत ली है और उनसे बहुत फायदा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ। तो उसके लिए आप कुछ बाकी लोगों को भी कहना चाहेंगे अगर उन्हें उनकी करियर की काउंसलिंग चाहिए? जो बच्चे अभी +2 में हैं या +2 पास आउट हो रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कभी मौका निकाल के मुझसे टेलीफोन पर कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने अगले एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में, और फर्दर कैरियर के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स उनके लिए हैं, उनके सब्जेक्ट्स को और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए क्या है, ये पूरा असेसमेंट करके मैं उन बच्चों को बताता हूँ, गार्जियंस को बताता हूँ, और वो कैरियर के राह पर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जिनको पढ़ाई से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पेरेंट्स को आप कैसे समझाते हैं कि आर्टिस्ट फील्ड में भी है ग्रोथ? मतलब पेरेंट्स की ये टिपिकल सोच है कि एजुकेशन ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर मैं पेरेंट्स को या तो अपने इंस्टीट्यूट बुलाता हूँ कि आप वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में आए। पेरेंट्स और बच्चे के सामने मैं दोनों ऑप्शन रखता हूँ कि जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो उसकी आर्ट से रिलेटेड नहीं है, उसके साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, और उसका रुझान आर्ट की तरफ है, तो मैं आर्ट से, जैसे ड्राइंग वाला आर्ट हो गया, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया जिसमें हमारा म्यूजिक, डांस और इंस्ट्रूमेंटल आ जाता है, और एक फाइन आर्ट हो गया, तो फाइन आर्ट में ड्राइंग आ जाती है। तो उस क्षेत्र के अलग अलग डिग्रीज हैं। बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होने लगा है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स भी होने लगा है। तो मैं बताता हूँ कि आप नीट की तरफ जाएं और इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, या क्या बोलते हैं वकालत की तरफ जा रहे हैं, आप टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा ये क्षेत्र में है जिनकी बैचलर और PG डिग्रीज दोनों यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, उनको कराने के बाद में आपका बच्चा बोनाफाइड एंड वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल उस फील्ड का बनने जा रहा है, तो फिर गार्जियंस को समझ में आता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये कोई खेल कूद और मस्ती वाला काम है, कैरियर नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा होता है बच्चों की बात से उनके पेरेंट्स उतना एग्री नहीं करते, बट जब कोई बड़ा समझाता है, कोई काउंसलर समझाता है तो बिल्कुल समझते हैं। और जैसे जिन बच्चों को स्टेज चाहिए, अभी आपने नंबर बताया, बिल्कुल उस पे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? मैं एक तो उन्हें स्टेज दूंगा कि वो अपनी आर्ट, चाहे वो सिंगिंग की फील्ड से हो, डांसिंग से हो, मॉडलिंग से हो, एक्टिंग से हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो, रैप कर लेते हो, या कविता लिख लेते हो, मतलब किसी भी तरह का आर्टिस्ट। हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई भी होगा, उसके लिए हमारे स्टेजेस हर 2 महीने में एक शो हमारा हो जाता है, और अभी एक शो सप्ताह भर पहले हुआ और अगले महीने फिर होना है। आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी है, तो कुछ बच्चों को जिनकी अभिरुचि है केवल भजन वो गाते हैं या भजन लिखते हैं, तो उनके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र भी हमारा, बड़े बड़े जो श्री राम जी के कथावाचक हैं, शिव पुराण जी की कथा करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उनसे, उनकी टीम से हमारा जुड़ाव है, और उनमें भी हम बच्चों को भेजने का काम करते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़े? स्पिरिचुअलिटी मैंने शुरुआत में ही बताया कि कला के क्षेत्र में जिस तरीके से, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके पिताजी के बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं, वो हमेशा मैथमेटिक्स में 100 में 99 नंबर लाते रहे, ये बड़ा अचीवमेंट था। बहुत बड़ी बात है ये। और माताजी की आध्यात्मिक अभिरुचि के साथ में सामाजिकता उनके अंदर बहुत थी, तो ये दोनों चीज़ें माताजी से मिली कि ईश्वर की आराधना करते हुए मतलब निर्विघ्न रूप से सारे कार्य होते हैं, ये जानने को मिला मम्मी से। दूसरा है कि किसी की अगर मदद करी जा रही है तो ईश्वर भी खुश होते हैं,
तो मुझे वो शेर याद आता है, बहुत वरेण्य साहित्यकार की लाइनें हैं वो, कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, वाह। और तुम्हारे दिल की भी चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, बहुत किसी के पाँव प्यारी का लाइन कांटा है। निकाल कर देखो। आपने इसको बहुत सीरियस लिया और आपने सोसाइटी के हर व्यक्ति के जिसके पाँव में कांटा लगा आप निकालने लगे। कोशिश रही, किसी को ब्लड दिलाना है, कैरियर काउंसलिंग करनी है, फ्री ट्यूशन देने हैं। और मैंने 2011 में अपने कुछ बहुत ईस्ट बड़े भाइयों और बराबर के भाइयों के साथ में रोटी कपड़ा बैंक की स्थापना की थी। 25 अगस्त राइट, डेट 25 अगस्त 2011 जी। तो उसकी शुरुआत के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हरदोई बिलोंग करते हैं, विक्रम पांडे उनका नाम है जी। एक दिन रात में फ़ोन आता है कि मनीष भैया, आपका तो सोशल वर्कर के रूप में एक अच्छा नाम है आपके जनपद में, हम लोग हरदोई में रोटी बैंक चला रहे हैं, तो क्यों ना आप भी शुरू करिए। तो मैंने कहा यार कैसे चला पाएंगे हम लोग, कौन करेगा, ये कौन बनाएगा? तो कहने भैया किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम ने सुझाव दिया, भैया आप 10 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, वो 10 लोग अपने घर से उस दिन जो खाना बनाए, तो 7-8 रोटी या 4-5 रोटियाँ और जो दाल बनी है, सब्जी बनी, वो एक जगह इकट्ठा करें, उनको वहाँ पर लाकर फिर गरीबों को और भूखों को बांटने का काम करें, जरूरतमंदों को देना। तो वो श्रेय जाता है हमारे भाई विक्रम को, जिन्होंने सुझाव दिया था। मैंने इसमें रोटी बैंक के साथ में रोटी कपड़ा बैंक जोड़ा, कि हमारे घरों में या आपके घरों में जो अनयूज्ड कपड़े पड़े हैं वो कपड़े हमें दें आप, वो हम बिल्कुल करीने से लगाकर, अगर वो गंदे हैं तो उनको धुलवाकर, उनको प्रेस कराकर गड्डी लगाते हैं हम लोग वहाँ पर। एक तरफ भोजन बट रहा है, दूसरी तरफ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वहाँ से अपनी ज़रूरत के कपड़े लोग लेके जाते हैं। ये हर शुक्रवार को चल रहा है, 12 साल लगभग हो रहे हैं हम लोगों को। और इसी में जब कोविड की विभीषिका हम लोग झेल रहे थे, तो लोग भूखों से मरे जा रहे थे। उस दौरान हमारे रोटी कपड़ा बैंक के जितने भी सदस्य थे, उसमें दुर्गेश भैया हो गए हमारे, और सुरेंद्र पाटेकर भैया हो गए, अनुराग राठौर भाई हो गए, हमारा लक्ष्य हो गया, सलमान खान हमारे छोटे भाई हो गए, अनुराग वर्मा हो गए, और कुछ महिलाएं और बेटियां थीं जिनका बड़ा भरपूर सहयोग रहा। राज टेंट हाउस से हमारे पवन भैया, आशीष भाई का सहयोग रहा, शगुन स्वीट हाउस से हमारे मनोज अवस्थी भैया का सहयोग रहा, मंदिर परिषद में निगम अंकल जी, उन्होंने पूरा परिसर दिया जहाँ पर हम लोग अपना कैंप लगाया करते थे। लेकिन कोविड काल में फिर सभी लोगों ने मिलके एक हम लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाया। पहले लॉकडाउन में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस 63 डेज 1000 लोगों का रोज खाना, लजीज खाना बनवाया हम लोग। बहुत बड़ी बात है। और जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरे लॉकडाउन में हम लोगों ने 52 डेज बनाया। जिला प्रशासन ने हमारी कम्युनिटी किचन रोटी कपड़ा बैंक को रजिस्टर भी किया, और जिला प्रशासन को भी हमारे एडीएम सर हम लोगों को फ़ोन करते थे कि बेटे आपके किचन से आज क्या 200 पैकेट बसें ज़्यादा आ रही हैं, सभी किचन से हम लोग मांग रहे हैं, और तो सभी जगह से 200-400 पैकेट वहाँ पर पहुँचते थे। उस समय कुछ मुसीबतें आई, कुछ दिक्कतें हुई? कुछ मुसीबत मुझे तो बिल्कुल नहीं आई, कुछ ईश्वरीय कृपा थी और एक मन में जज्बा था, और पूरी टीम ऐसी थी कि सबके मन में था कि नहीं कुछ हम लोग मांगे लोगों से, सक्षम लोगों से, और केवल जुबान हिलाने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी। अगर हम लोगों ने 1 बोरा आटा मांगा है तो उनसे 2 बोरा आटा आया है, 1 टिन तेल मांगा है तो 3 टिन तेल आया है, और 1 दिन का मसाला मांगा है तो सप्ताह भर का लोगों ने मसाला दिया है। इस तरीके से मतलब लगातार इतने दिन रोज़ खाना बनवाना, और किसी भी व्यक्ति ने खाना बनाने के लिए, किसी भी कैटरर या हलवाई ने जो हमारे मोहल्ले के थे, मोहल्ले के बाहर के थे, वो स्वयं अपने साधन से आते थे, खाना बनवाते थे, चले जाते थे बिना किसी चार्ज के, किसी ने कोई चार्ज नहीं लिया। और हमारे वेद प्रकाश साहू भाई नवाबगंज से पूरी गाड़ी भर के यहाँ लाते थे। पुलिस विभाग के जो जवान हमारे पिकेट ड्यूटी लग रही थी तिराहों पर, चौराहों पर, उनके लिए भर के जूसेस लाते थे, पानी की बॉटल्स लाते थे, बहुत महंगे बिस्किट लाते थे, और हम सब लोग पूरे रोटी कपड़ा बैंक परिवार के सभी सदस्य मिलके चौराहों पर, तिराहों पर बांटते थे जाके। नेक काम करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और तो आप बाकी लोगों को कैसे मनाना चाहेंगे कि नेक काम करना चाहिए? जिस तरीके हम लोगों की ललक है, रोटी कपड़ा बैंक में हम लोग 15-20 लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, और बहुत बड़ी आबादी वाला उन्नाव जिला है। शुक्रवार को लगता है मैं आह्वान करता हूँ अपने हेलो उन्नाव चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग भी मन बनाइए और अपने बच्चों के हाथों या खुद शुक्रवार को हमारे रोटी कपड़ा बैंक कैंप में जो भी आपके घर में उस दिन बना हो, उसका थोड़ा सा अंश हमारे पास पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को, ज़्यादा से ज़्यादा भूखों को खाना खिला सकें। और मुझे यकीन है बहुत लोग इसमें आपका साथ देना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे काम में हर कोई साथ देना चाहता है। और फन फैक्ट अब आपसे थोड़ा सा बात करेंगे कि आपके जो दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो साथी हैं, तो वो आपके साथ मस्ती मजाक करते हैं, मैंने सुना है।
तो उनमें आपकी मिमिक्री सबसे अच्छी कौन कर लेता है? मिमिक्री की बात आए तो एक ही शख्स है उन्नाव में जो सबकी मिमिक्री उतार देता है, कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, और आसपास के करेक्टर्स पर, चूंकि उसने मिमिक्री की शुरुआत ही अपने पिताजी से करी और उसके बाद उस पर हमको उठा लिया। वो है प्यारा सा लक्ष्य हम लोगों का कि वो किसी को भी अगर एक बार मिल लेता है तो उसके गेस्चर, पोस्चर और वॉइस टोन को समझते हुए कुछ ना कुछ कॉमिक, वो टीवी शो में उसने हमारा नाम लेके पूरा कॉमिक रील बना रखी है उसने। बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि कुछ अगर टिप्पणी भी हो रही है तो वो हास्य में हो रही है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो हास्य में हो रहा है, सब लोग मज़े ले रहे हैं, इसका मतलब अच्छा हो रहा है वो सब कुछ। कुछ बताना चाहेंगे लक्ष्य के बारे में, ऐसी बात जो हम लोग को ना पता हो? कैसे वो बैकग्राउंड में कैसे मस्ती करता है, कैसे वो आइडियाज लेता है? वो सबका रोल अदा करने का काम करता है। आपका रोल कर देगा, मेरा कर देगा, या आसपास जितने लोग, अपनी बहन का रोल कर देगा, माताजी की मिमिक्री कर देगा, मुलायम सिंह जी की कर देगा, जिनकी बात ही कोई नहीं समझ पाता है, वो बिना समझी वाली बात वो अपने अदाकारी से कर देता है। तो ये रहा है। और आपकी थोड़ी सी, अगर आपको, जैसे कि आप इतने सारे काम करते हैं, आप सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहे हैं, आप बाकी काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हर जगह काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं घर को और अपने काम को? थोड़ा सा घर, क्योंकि अभी जो लोग सिर्फ ऑफिस जाते हैं और थोड़ा सा घर में समय मिल रहा होता है, वो कहते हैं कि मेरे से मैनेज नहीं होता। सो आप तो इतना सब कुछ कैसे? घर पे भी बहुत सारी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ मैं, बड़ी कंपनीज के साथ में ऑनलाइन वर्किंग भी रहती है। तो घर में पता चला बच्चे आसपास बैठे हुए हैं, मैं ऑनलाइन वर्किंग में लगा हुआ हूँ, या कोई टास्क मुझे मिल गया तो वो मैं कर रहा हूँ मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो थोड़ा सा घर मायूस रहता है, लेकिन घर की मायूसी में भी जिम्मेदारियाँ तो मैं सबकी पूरी करता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि मैं समय कम दे पाता हूँ और प्राथमिकता समाज को देता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ। समाज के लोगों ने खुद बताई हैं कि आप कितना उनके लिए आपने किया है, आपने जिन लोगों के लिए किया है वो लोग आज आके खुद बोलते हैं कि मनीष भैया जैसा कोई नहीं। और मैं भी यही कहूँगा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे अब थोड़ा सा आपके लाइफ के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहूँगा। ऐसे क्या परेशानियाँ आई आपकी लाइफ में जब आपने स्टार्ट करा था? स्टार्ट किया शुरुआती दौर में, जॉब्स किए, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, डीएसएन कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ। उस दौरान डीएसएन कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल सर थे निर्मल श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, आय का बड़ा स्रोत बना। डीएसएन में टीचर भी हुआ मैं, और साथ ही साथ ओ लेवल संचालित करने की एजेंसी भी मेरे इंस्टीट्यूट को उन्होंने दी। तो वहाँ से थोड़ा आर्थिक पक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ। फिर अपने इंस्टीट्यूशन से अच्छा करता रहा। फिर यूपी राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी ने मुझे अधिकृत केंद्र बनाया यहाँ का, तब से लगातार वो केंद्र में चला रहा हूँ। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौके मिले हैं। डार्क फैक्टर ये आया कि राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स को लेकर कुछ अभी तक कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो एक विषाद का कारण बनते हैं। हमारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, तो एक वो डार्क फैक्टर रहा। कुछ बहुत अच्छे मित्रों ने, एक नाम आता है, जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला 2 कंप्यूटर में बामुश्किल खरीद पाया था, जो मेरी सेविंग थी। मेरा एक बचपन का मित्र है फयाज खान, उसने अपने घर में रखा हुआ एक कंप्यूटर मुझे डोनेट कर दिया था, इंक्लूडिंग प्रिंटर एंड यूपीएस, कि मनीष यार तुम खोल रहे हो इंस्टीट्यूट, तो मैं तुम्हें ये कंप्यूटर दे रहा हूँ। वो शुरू किया। फयाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ। और कुछ ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, 3-4 ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेरी प्रगति को, जैसे होता है ना कि किसी की टांग घसीट दी जाए, हाँ। वो किया। तो वो सोच के भी दिल दहल जाता है कि बड़े बड़े कर्जे मैंने बड़ी मुश्किल से 18-18 घंटे मेहनत करके कमा के वो कर्जे अदा किए हैं, जो हमारे बहुत क्लोज मित्र होने का वो दुरुपयोग कर गए, हमारा बहुत आर्थिक नुकसान करा गए। तो उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ईश्वर से दुआ करता हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत करके वो खुश रहें बस। ये होते हैं अच्छे लोग, जिनके साथ बुरा होता है तो भी दूसरों के लिए अच्छा ढूंढ रहे हैं। पर आजकल जो है कि लोग कहते हैं मेरे साथ इसने बुरा किया, इसके साथ और बुरा होना चाहिए। ये नहीं लगता है भाई। एक चौपाई मुझे याद है कि अपने आप हुई अपकारी, उमा क्षमा सापों ते भारी। तो मैं बस क्षमा पर विश्वास रखता हूँ और बाकी ईश्वर देखने वाला है। लिखने का शौक है? हाँ, लिखता हूँ। और जैसे बच्चों के लिए एक मेरा खुद का शेर है 2 लाइन का। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ या किसी प्रतियोगिता के लिए बच्चा जा रहा है, तो उसको इंस्पायर करने के लिए कि प्रतियोगिता में जीतने के लिए जा रहे हो, टारगेट जीतने का है, और बाय द वे ना जीत पाए तो ये लाइनें ज़रूर याद रखना कि ये नियम तो बदस्तूर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। कुछ तो कमी रह गई होगी 1 पॉइंट की कि हम विनर नहीं हो पाए, तो अगली बार के लिए वो तैयारी कर लो, और चला करता है। आपने पूछा ना बार बार कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो मैं कुमार विश्वास भैया की लाइनें बार बार कौंधती हैं मन में कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आँखों में कैसे आए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आँखों में कैसे आए,
हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। आपको कुमार विश्वास जी को सुनना अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हैं भी जो साहित्यिक क्षेत्र से हैं, और पत्नी भाभी जी बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। वो सिविल ऑफिसर के तौर पर पीसीएस में सिलेक्शन उनका हुआ। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट रहे, इस समय उच्च शिक्षा सचिव हैं। वो दोनों लोग एक ही बैच के पीसीएस थे। ये भी सौभाग्य है कि दोनों लोगों का सानिध्य हम लोगों को मिला। अब आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपने इतना काम कर रखा है, सोसाइटी पे इतनी बातें होगी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में। बड़े सौभाग्य से एक दुर्भाग्य, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी माता जी लगभग 10 वर्ष पहले हमसे जुदा हो गई थी। उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, अध्यात्म सिखाया उन्होंने सामाजिकता सिखाई। लोगों की मदद करने में जो आनंद आता है वो उसकी परिभाषा ही हमारी मम्मी से हमको मिली। और सौभाग्य से इतनी अच्छी पत्नी मुझे मिली है, ये मेरा सौभाग्य था कि कभी कोई फरमाइश नहीं हुई है। सन 2000 में मेरी शादी हुई थी और आज तक कोई फरमाइश नहीं है। और उससे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि 3 बेटियों का पिता हूँ मैं, और महिला सशक्तिकरण के दौर में बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं 3 बेटियों का पिता हूँ। जब जब बेटी का जन्म मेरे घर में हुआ, मेरा कुछ ना कुछ बड़ा काम हुआ। तो ये बेटियाँ हमारे घर में वरदान बन के आई हैं, तीनों बेटियाँ। एक बड़ी वाली ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, नीट की तैयारी कर रही है, बीच वाली 10th पास हुई है। तीसरे के साथ एक दिक्कत है, बहुत सारे हमारे जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो मेरी तीसरी पुत्री को जो बड़ी समस्या है उस संकट से उबारेंगे ईश्वर हमको। बिल्कुल। और आप उर्दू भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और मैंने सुना है कि जैसे कि कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप मस्जिद में भी जाते हैं, आप मंदिर में भी जाते हैं, तो इसके पीछे का कारण? मुझे बड़ी आस्था है, मतलब जितना अकीदा मुझे दरगाहों पर है उतना ही विश्वास मुझे मंदिरों पर है, और वहाँ की रीति रिवाजों पर है कि जिस तरीके से वहाँ मन्नत मांगी जाती है, जिस तरीके यहाँ प्रार्थना करी जाती है, तो दोनों का सम्मिलित रूप मुझे मिला है। और आपको मैं बताऊं कि मेरी पैदाइश बहराइच शरीफ से सिलसिला हमारे परिवार का जुड़ा हुआ है। वहाँ की दुआओं का नतीजा मुझे माना जाता है बहराइच शरीफ से, और राम जी का भक्त हूँ, बहराइच शरीफ की दुआओं की पैदाइश है। तो कितना अच्छा संयोग है। बिल्कुल। गंगा यमुनी सभ्यता जो है वो हमारे घर से होकर निकलती है। पापा की उर्दू ज़ुबान रही है, वो लिखना पढ़ना बोलना सब जानते हैं। मम्मी की स्मृति में, मम्मी का नाम श्रीमती कुसुम सेंगर है, और उनकी स्मृति में कुसुमांजलि अपने पापा जी की एक पुस्तक जिसमें 50 गीत और 50 गज़लें हैं, उसका संकलन अभी मैंने प्रकाशित कराया है। तो ये दोनों चीज़ें, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब लेकर साथ में चलने की आदत रही है। कैसे इतना सब कुछ सीखते चलेगा, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट? पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रुझान, चूँकि पापा के अंदर इतने सारे टैलेंट थे। पापा ने मुझे याद पड़ रहा है कि 81 या 82 में एक उर्दू टाइटल से पेपर लॉन्च किया। हिंदी पेपर है, उसका टाइटल उर्दू है, निदामत हफ्त रोज़ा, निदामत साप्ताहिक, उसको संचालित किया। पापा के एक भाई के रूप में पार्टनर जुड़े उसमें, सलील मिश्रा अंकल, और वो पेपर आज वही चला रहे हैं। बड़ी ऊंचाइयों तक पेपर को पहुंचाने का काम किया है। उसके संस्थापक स्वामित्व तो हमारे पिताजी और हमारे सलील चाचा जी हैं। वो चल रहा है। तो उर्दू, और जियाउर रहमान अंसारी साहब हमारे उन्नाव जनपद के केंद्रीय मिनिस्टर हुआ करते थे। अंसारी साहब के हमारे पिताजी पीआरओ रहे। जब वो उन्नाव से सांसद होकर केंद्रीय मंत्री बने, तब हमारे पिताजी उनके पीआरओ रहे। रोटरी क्लब में भी आपका जुड़ाव है? रोटरी क्लब में भी अतुल भैया हमारे, जिनका नाम मैंने साहित्य भारती से लिया, उन्होंने मुझे जोड़ा था। और दो सेशन कंटिन्यू मुझे सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, और दोनों सेशन में मुझे आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब का खिताब भी मिला। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी ऑफ क्लब, उसमें एक अवार्ड मुझे बरेली में मिला था और दूसरा मुझे मथुरा में मिला था। ये भी कहा जाता है आपके जानने वालों से कि आपके यहाँ एक अवार्ड का अलग सा रूम बना हुआ है, मतलब इतने अवार्ड। कभी अलग सा रूम नहीं है। कभी राहुल भाई आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हर रूम में अवार्ड्स ही सजे हुए हैं। मुझे वॉल हैंगिंग्स और अलमारियों में सजाने के लिए कभी भी कोई पॉट या वो खरीदना नहीं पड़ता, वो अवार्ड से ही सजा हुआ है सब कुछ। तो इतना सक्सेस इंसान कह सकता होना है कि मेरे घर में बिल्कुल आप जैसे अवार्ड हो। हाँ, वो देख के लोग कहते हैं, कुछ जब हमारे मित्रों के बच्चे आते हैं तो वो हमसे पूछ देते हैं कि अंकल ये किस रेट का है, ये किस रेट का, वो समझते हैं दुकान है ये। तो वो भी बड़ा अजीब सा लगता है। और अभी तक संख्या मेरे ख्याल से मोर देन 600
मेमेंटोज हमारे घर में और ऑफिस में सजे हुए हैं। मुंबई में आपको बुला के एक अवार्ड दिया गया था। टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड था और वास्तव में बड़ा सौभाग्य था मेरा। उन्नाव से 3 लोग चयनित हुए थे समाज सेवा के क्षेत्र में, मैं और हमारे एक बड़े भैया सरदार अजीत सिंह जी और छोटा भाई लक्ष्य निगम, वो कला के क्षेत्र से चयनित हुआ था। और वहाँ जसपिंदर नरूला जी के हाथों वो अवार्ड मिला। और फिल्म जगत के बहुत बड़े नामचीन राम शंकर जी, यारो सब दुआ करो, जिनका गीत है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो संगीत घराने से हैं, उन दोनों शख्सियतों के हाथ मुझे वो अवार्ड मिला। और बेरी साहब थे, इतने बड़े एक्टर हैं, तो बहुत सारे एक्टर्स, और वो दुष्यंत प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ उस अवार्ड के लिए, जो उस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर थे। और इस तरीके उन्नाव के सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे इवेंट्स कराते हैं, यहाँ पे उनको चांस देते हैं। कई नए जो नए कलाकार हैं उनकी कला को आप एक मंच दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, जिससे कि उन्नाव एक जो कि सिर्फ पहले साहित्य के लिए जाना जाता था, और जो पहले साहित्य के लिए जाना था वो अभी भी साहित्य के लिए मशहूर है, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ, साहित्य में चूँकि बड़ी बड़ी संस्थाएं रही हैं, लेकिन साहित्य भारती जिसमें मुझे महासचिव बनने का मौका मिला जी, उस संस्था के मंच पर बड़े बड़े राजू श्रीवास्तव भैया के पिताजी बलई काका जी का हमारे उन्नाव के हमारे साहित्य भारती के मंच पर प्रस्तुतिकरण और उनका निर्माण मंच पर होना, एक कवि के लिए मंच पर, और उस समय मंच पर हरिओम पवार जी, विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, सुनील जोगी जी जैसे बड़े हस्ताक्षर हमारे मंच पर मौजूद थे। उनका निर्माण हुआ तुरंत और तुरंत कार्यक्रम खत्म कराया गया था। वो राजू भैया के पिताजी थे। राजू भैया हमारे यहाँ की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उन्नाव की बोली को न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया, उन्नाव और कानपुर की बोली को। उसी तरीके राजू निगम भैया उन्नाव से हैं, शंकरपुर सराय से जी। उन्होंने अपनी लेखनी से, मूवर्स एंड शेकर्स किस ज़माने में आता था और उसके लेखक राजू निगम जी हुआ करते थे। बड़ी बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने। एक बार उनके फिल्म के प्रमोशन के लिए, हम सब उल्लू हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए हम लोग लखनऊ गए, और बड़ी खुशी के साथ में जब कभी भी आते हैं तो बड़े प्यार से हम लोग आग्रह करते हैं, भैया आपको घर पे चाय पीनी है, भैया आपको यहाँ चाय पिलानी है, भैया आपको यहाँ बिठाना है। उसका उद्देश्य ये होता है कि अपने मित्रों के संस्थानों का प्रमोशन हो जाए, और बिना किसी डिमांड के सहज भाव से हम लोगों का आग्रह स्वीकार कर लेते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप के साथ रहे जो भी, तो उसको काफी आगे तक चांस मिल रहा है। जैसे नए आर्टिस्ट को तो मिल रहा है, साथ में जो पुराने आर्टिस्ट है जिनको अब स्टेज चाहिए, अब वो मतलब स्टार्ट उन्होंने कहीं और से कर लिया, बट अब उनको आपके साथ जुड़ना है, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। कुछ नए प्रोग्राम्स हम लोग उनके साथ बना सकते हैं। एक और साहित्य के क्षेत्र में एक नाम और है जिसने हमेशा उन्नाव को क्रेडिट दिया, बहुत प्यारा सा भाई, जो अब तो बहुत बड़े राजनेता के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में स्थापित है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर कवि कम होते हैं। उन्नाव में मैंने कई बार भाई इमरान प्रतापगढ़ी को आमंत्रित किया। साहित्यनामा एक संगठन हम लोगों ने बनाया था, उसमें हमारे संजीव गुप्ता भाई, हमारे बहुत प्यारे भाई अभिषेक सहज, बहुत स्थापित गीतकार हैं, अमर उजाला के लखनऊ में संपादक हैं। हम लोगों ने, तीनों लोगों ने बड़े प्रयासों से, शकील भाई हमारे थे सिग्मा साउंड से, और पवन भैया हो गए, कई लोग थे, संगठन था। इमरान प्रतापगढ़ी उन्नाव जनपद के एक राष्ट्रीय कवि हमारे अग्रज हैं सुरेश सिंह फक्कड़ भैया, उनको अपना गुरु मानते हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का। फक्कड़ भैया जी के आग्रह पर इमरान प्रतापगढ़ी जब पहली बार उन्नाव आए निराला ऑडिटोरियम में, प्यार की गंगा उस व्यक्ति ने बहा दी। आज वो अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, कवि हैं। मैं दुआ करूँगा कि वो और ऊंचाइयों तक जाएं। जिस तरीके से वो राजनीति के क्षेत्र में, कविता शेर व शायरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनका विश्व पटल पर नाम अंकित हो। और कभी भी मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसे भाई होने चाहिए कि जब उनके अंदर क्षमता है, उनको धनार्जन खूब हो रहा है, और हमारे जैसे लोगों का सपोर्ट करने के लिए निःशुल्क हमारे कार्यक्रम में 2-2 बार इमरान प्रतापगढ़ी आए। मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया। आपसे मैं आज बहुत कुछ जाना, उन्नाव के बारे में ही नहीं, आपके बारे में नहीं, बल्कि कई ऐसे क्षेत्रों के बारे में जाना जिसके बारे में नहीं जानता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। हेलो उन्नाव की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? हेलो उन्नाव, वास्तव में उन्नाव का सौभाग्य है। मैं जगदीश यादव भैया जी को इंगित करते हुए, उनको रेखांकित करते हुए कि उनके प्रयासों से उन्नाव जनपद में उन्नाव का अपना FM चैनल बन गया है, और इस चैनल में पूरे उन्नाव से लोगों का आह्वान है, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे साहित्य क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, शिक्षण के क्षेत्र का हो, और किसी भी क्षेत्र में आपकी अगर कोई अभिरुचि है, आप हेलो उन्नाव चैनल से संपर्क करें और संवाद के साथ में पूरे भारतवर्ष के साथ में जुड़ें। तो मैं अपनी कहानी के साथ में
मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ से स्थगन हो रहा है, फिर कभी मौका मिलेगा, हेलो उन्नाव बुलाएगा तो मैं हाजिर रहूँगा। और मैं उन्नाव वालों से, उन्नाव के अपने प्रियजनों से और जो हमारे सहयोगी हैं उन सभी के लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। बहुत प्यारी लाइन आपने कही और इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदाई। मिलेंगे अगले एपिसोड में और हम लोग कोशिश करेंगे फिर से हम डॉक्टर मनीष सेंगर सर को बुलाएं और इनसे और भी कोई बातें जानने को सीख मिलेंगे हमें, बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि आप आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब कभी भी हेलो उन्नाव बुलाएगा मनीष सेंगर हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।